हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दो टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक़, तो ये ऐसी राइट्स और फ्रीडम हैं दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन सिंपली बिकॉज वन इज़ ह्यूमन। यानी अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो दैट ह्यूमन बीइंग इज़ इंटाइटल्ड टू दीज राइट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि दीज राइट्स आर इनहेरेंट या इनबॉर्न राइट्स, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको मिलती हैं। अब ये जो राइट्स हैं कहता है कि ये किन चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं, तो दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। डिग्निटी यानी कि वकार या अजमत जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कुछ डिग्निटी है, उसकी अजमत है, रिस्पेक्ट है। तो ये जो राइट्स हैं ये इन चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के। सबसे पहला है यूनिवर्सलिटी, यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब दे बिलोंग टू एवरीवन इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग है तो बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के ये राइट्स जो है उसको बिलोंग करेंगी। अब दूसरा है कि ये जो राइट्स हैं इनअलाइनेबल हैं। उसका मतलब ये हो गया कि इन राइट्स को जो है कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। दे कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द गवर्नमेंट्स। हालांकि देयर माइट बी सम एक्सेप्शन ड्यूरिंग जैसे वार टाइम वगैरह अगर हम कहें तो कुछ राइट्स जो है दे में बी सप्रेस्ड। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है कि इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि ये जो राइट्स हैं, जितनी भी राइट्स हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और एक राइट जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, इंटर रिलेट कर रही हैं या म्यूचुअली इन्फोर्सिंग। क्या मतलब हो गया कि अगर एक राइट जो है उसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं तो दूसरी राइट भी साथ में इन्फोर्स जो है वो करनी पड़ेगी। यानी बिना एक राइट को इन्फोर्स किए हम दूसरी राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस। अब लास्ट कंपोनेंट आ जाता है इन्फोर्सेबिलिटी, यानी कि ये जो राइट्स हैं ये इनको जो लागू करने का जो मैकेनिज़्म है वो किसके पास होगा, वो गवर्नमेंट्स के पास होता है। जो नेशन की गवर्नमेंट है दे आर अकाउंटेबल फॉर द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ दीज राइट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है तीन कैटेगरीज़ हैं ह्यूमन राइट्स की, तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये वो वाली राइट्स हैं जो फोकस करती हैं इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी ये राइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, उसके अलावा राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह। तो ये वाली जो राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही हैं, ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के अंडर आ जाएंगी। दूसरी कैटेगरी जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, नाम से ही पता चल जाएगा। तो आप जो है ये याद रखें बस कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी राइट्स हैं वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो राइट्स हैं ये क्या करती हैं, फोकस करती हैं किस चीज़ के ऊपर, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपमेंट के लिए उन पे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, उसके अलावा हेल्थ केयर और वर्क रिलेटेड जो राइट्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स में। फिर लास्ट में हमारे पास कैटेगरी आती है तीसरी, कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव ग्रुप का होगा, तो ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो राइट्स को हेल्ड करेगा। जैसे यहाँ पर कहता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इंडिजीनियस ग्रुप्स या इंडिजीनियस पीपल उनका आ गया, या राइट टू डेवलपमेंट भी यहीं पर आ जाएगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, तो ये भी जो है ये कलेक्टिव राइट्स के अंदर ही आ जाएगा, वो आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पर जो है कैरल वेसिक, ये जो है एक वेल नोन कहता है कि ह्यूमन राइट्स स्कॉलर हैं, और इन्होंने एक आइडिया निकाला था 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जहाँ पर 3 जनरेशन में जो है इन्होंने ह्यूमन राइट्स को जो है वो डिवाइड किया था। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की उसको ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो बात की थी कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है, यहाँ पर जो राइट्स थी वो ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन, जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है वहाँ पर आ जाती हैं। तो कहता है कि जो ब्लू राइट्स हैं इनको हम ब्लू राइट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि बाकी कहता है कि जो राइट्स हैं उनके लिए स्टेज सेट करती हैं, इसलिए इनको ब्लू राइट्स कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। उसके बाद इनकी थीम जो है वो राइट की, इन राइट्स की क्या है, वो है लिबर्टी, ये आप याद रखें। और यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि जो ऊपर हमने बात की थी कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के अंदर जो राइट्स थी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह हो गया। उसके अलावा यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, राइट टू थॉट ऑफ
थाट हो गया, एक्सप्रेशन और मूवमेंट, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पर आ जाएंगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इसी में आ जाएगी, तो ये थोड़ा आप याद रखें। और उसके अलावा यहाँ पर एक और ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि दीज आर सीन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव राइट्स, क्योंकि ये जो है इंजॉय आप तब कर सकते हो व्हेन देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन अपॉन अदर्स। तो यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन है उनको हम आगे देखेंगे कि इनको हम जो है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के तौर पे देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप दोनों का याद रखें। यहाँ पर जो है ये कुछ आर्टिकल्स का दिया है कि ये वाली जो राइट्स हैं फर्स्ट जनरेशन, आर्टिकल 3 से 21 जो है ये हम आगे पढ़ेंगे कि 30 आर्टिकल्स जो है वो आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन राइट्स के। तो उनमें से 3 से 21 के बीच में जो है इनके बारे में है वो हम आगे देखेंगे। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वगैरह है योग भी हम आगे जो है उसको कवर करेंगे। सेकंड जनरेशन जो है इनको जो है रेड राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कहता है कि दीज आर लाइक रेड राइट विच ऐड कलर टू द पीपल्स लाइफ, क्योंकि ये जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कलर भरने का काम करती हैं, इसलिए रेड राइट्स कहा जाता है। और यहाँ पर कहता है कि ये राइट्स क्या करेंगी, दे विल मेक द लाइफ बेटर फॉर पीपल। तो यहाँ पर कौन सी राइट्स आ जाएंगी, जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू हेल्थ केयर हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया और सोशल सिक्योरिटी, ये यहाँ पर आ जाएंगी। और ये कहता है 22 से 27 जो आर्टिकल हैं उनके अंदर इनके बारे में है, तो ये हम आगे देखेंगे भी। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है इनको ग्रीन राइट्स भी कहा जाता है। तो अब कहता है कि दे आर लाइक द राइट्स दैट प्रोटेक्ट नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट एवरी वन टूगेदर। कहता है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है बट एवरी वन, ये सभी के लिए है और अपने प्लानट के लिए भी है। तो इसीलिए जो है इनको हम ग्रीन राइट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर अबाउट प्रिजर्विंग अवर वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो इसीलिए इनको ग्रीन राइट्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर कहता है कि जो थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स हैं ये 1945 के बाद आई थी और इनको सॉलिडेरिटी राइट्स भी कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर जो है याद रखें, क्योंकि ये कहता है कि कंसर्न है सोशल ग्रुप्स के लिए और सोसाइटी के लिए रैदर देन इंडिविजुअल, यानी बाकी जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर जो है इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर जो है फोकस कर रही थी, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो सोशल ग्रुप या सोसाइटी के ऊपर ये फोकस कर रहा है, तो इसीलिए इनको सॉलिडेरिटी राइट्स भी जो है वो कहा जाता है, या फिर इनको हम एज आ कलेक्टिव राइट्स जो है देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका जो अंडरलाइंग थीम है वो कहता है फ्रेटर्निटी है। और उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ जो है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का भी है जो एक्चुअली इन्वायरमेंट या अर्थ वगैरह के लिए, जैसे अर्थ समिट वगैरह, तो वो कहता है कि इसी के अंडर ही आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक्चुअली हमने जो कैटेगरीज देखी थी 3, तो सभी राइट्स वहीं पर ही आ जाती हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग तरह से भी हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि लीगल राइट्स, ये वो राइट्स होंगी दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो जो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है उनको लीगल राइट्स बोलेंगे, जैसे कि फेयर ट्रायल वगैरह, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा मोरल राइट्स जो है जो कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और जस्टिस के ऊपर होंगी। सिविल राइट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं ऊपर के, फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम दैट विल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन देयर पर्सन, यानी कि पर्सनल लाइफ के अंदर या गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस है वो लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो ना हो, उससे चीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट जो करे, तो वो जो है सिविल राइट्स होंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं दे पर्टेन टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ कंट्री, के जो जैसे राइट टू वोट है, हम वोट करते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा सोशल राइट्स कहता है रिलेट टू वेल बींग एंड सोशल सिक्योरिटी, तो जहाँ पर राइट टू एजुकेशन आ जाएगा, राइट टू वर्क आ जाएगा, ये सोशल राइट्स में आ जाएंगी। और इकनॉमिक कहता है जो कि इकनॉमिक वेलबींग के लिए हैं, यहाँ पर राइट टू वर्क और फेयर वेजेस, तो ये उसके अलावा ऑन प्रॉपर्टी, ये इकनॉमिक राइट्स में आ जाएंगी। और कल्चरल राइट्स जहाँ पर यानी कल्चरल और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ का आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ग्रुप राइट्स जिनको हमने ऊपर भी जो है बात की थी, जिनको हम कलेक्टिव राइट्स भी बोल रहे थे, तो वो यहाँ पर हैं। और सॉलिडेरिटी राइट्स हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये बस आप ऐसे थोड़ा बहुत देख लें, वरना जो मेन कैटेगराइजेशन है वो 3 टाइप्स में होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ओरिजिन है ह्यूमन राइट्स का, कहता है कि इसको हम 539 BC तक ले जा सकते हैं। हालांकि अगर हम मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो हम 1215 से बात करते हैं, मैग्ना कार्टा जो था वहाँ से, बट जो अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो हमें 539 के अंदर जो है देखने को मिलता है कि जब साइरस जो है
उन्होंने कनकर किया था बेबीलोन को। तो जब बेबीलोन को उन्होंने कैप्चर किया था तो जो साइरस हैं उन्होंने वहाँ के जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया था। एंड ही डिक्लेयर दैट ऑल पीपल हैड द राइट टू चूज़ देयर ऑन रिलीजन, कि सबको जो है हक दिया गया था कि अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। एंड ही इस्टेब्लिश द रेशियल इक्वालिटी, तो वहाँ पर इन्होंने जो है इक्वालिटी जो है वहाँ बात की थी। तो इन्हीं प्रिंसिपल को जो है कहता है कि रिकॉर्ड किया गया है। क्ले सिलेंडर है एक जिसको कहा जाता है साइरस सिलेंडर, उसके ऊपर। तो यानी कि हमें जो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का एक बेसिक सा जो एक आइडिया है यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं। वरना अगर हम मॉडर्न जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें एक तो हमारे पास जो है ये आ जाता है, उसके अलावा पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स है जो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया है, वहाँ पर भी जो है बिल ऑफ राइट्स जो है उसका भी थोड़ा बहुत जो है वो रोल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा 1215, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ वहाँ पर ये आइडिया जो है वो लाया गया था। इन द बेसिक आइडिया ऑफ डिफाइंड राइट्स एंड लिबर्टीज़ टू ऑल पर्सन विच ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी प्रोजिक्यूशन एंड इनकैर्सिरेशन। अब कहता है कि जो मैग्ना कार्टा है यहाँ पर एक तो रूल ऑफ लॉ की बात जो है की गई है, और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट वगैरह। आर्बिट्रेरी प्रोसिक्यूशन या अरेस्ट क्या हो गया, यानी कि अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, मे बी कि अगर मान लो कि किसी के ऊपर भी शक है कि इसने क्राइम किया है तो उसको उठा करके वो जो है वो ले जाते थे, यानी अरेस्ट कर लिया जाता था। बट यहाँ पर उसके खिलाफ जो है प्रोटेक्शन, यानी अगर कोई भी सबूत नहीं है, सॉलिड जो एविडेंस है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अरेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन थी। और इंसरनेशन का मतलब भी हो गया क्या, यानी इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल के अंदर डाल देना, प्रिजन में डाल देना। तो आप किसी को भी यानी विदाउट एविडेंस जो है उठा करके वो नहीं ले जा सकते। तो दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह है, तो वो यहाँ पर बातें की गई थी। यहाँ उतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जो है डेट्स वगैरह आप देख लें और कहाँ पर क्या आइडिया था, तो दैट इज़ इनफ। तो कहता है कि उससे पहले क्या था कि लॉ वाज परसीव्ड एज डिवाइन जस्टिस सोली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मोनार्क और द किंग। उस टाइम के ऊपर जो किंग जॉन है वो थे इंग्लैंड के, तो उससे पहले पूरा जो डिवाइन जस्टिस है उन्हीं को ही देखा जाता था। तो बाद में जो है ये वाली चीज़ें आई जहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात स्पेशली ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले की गई थी। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट एक्सप्रेस पर मैग्ना कार्टा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में क्या बात थी, इट वाज एन एक्ट साइन इनटू लॉ इन 1689। तो कहता है बिल ऑफ राइट्स जो है ये कब किया गया था साइन, 1689 में बाय विलियम III एंड मैरी II हु बिकेम को रूलर्स ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ किंग जेम्स। यानी जब किंग जेम्स जो है उनको जो है हटा दिया गया था और तब ये दो जो है आए थे, तो इन्होंने बिल ऑफ राइट्स जो है उनको लाया था। और इस बिल में क्या था कि स्पेसिफिक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल राइट्स थे जिन्होंने क्या किया था कि पार्लियामेंट दैट गेव पार्लियामेंट पावर ओवर द मोनार्की। यानी पहले वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, किंग जो है उसी को जैसे हमने कहा कि वो पूरा माना जाता था डिवाइन। बट वहाँ पर उसके बाद क्या किया गया, बिल ऑफ राइट्स के बाद जो पार्लियामेंट है उसको भी सर्टेन जो है कुछ पावर्स जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर उसके अलावा सिविल राइट्स की जो है वो बात की गई थी। तो यहाँ पर ये जो है आप याद रखोगे बिल ऑफ राइट्स का। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कहता है कि इसका भी रोल क्या था कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776 इंट्रोड्यूस्ड आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन्होंने भी कुछ आइडियाज़ ह्यूमन राइट्स के जो है लाए थे, जहाँ पर इन्होंने बात की थी कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल एंड हैव अनएलिनेबल राइट्स। अनएलिनेबल यानी ऐसी राइट्स जो आप उनसे नहीं ले सकते हो, जहाँ पर लाइफ की जो राइट्स हैं या राइट टू लिबर्टी, इन चीज़ों की बात जो है वो की गई थी इन परस्यूट हैप्पीनेस। तो ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ये आप याद रखेंगे, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल यहाँ पर बात की गई थी। उसके बाद फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया था 1789 के अंदर बाय द फ्रांस नेशनल असेंबली। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इसको जो है अडॉप्ट किया था 1789 में। और यहाँ पर कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेसिक चार्टर ऑफ ह्यूमन लिबर्टीज़, जहाँ पर कहता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंस्पायर किए गए थे फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो कहता है कि बेसिक वैल्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिक्लेरेशन वाज दैट
मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मेन डिक्लेरेशन है वो ये था कि जितने भी ह्यूमंस हैं दे आर बोर्न एंड रिमेन फ्री, क्योंकि वो जो है पैदा फ्री हुए हैं, दे शुड रिमेन फ्री एंड शुड हैव द इक्वल राइट्स विच वर स्पेसिफाइड एट राइट ऑफ, जहाँ पर जो है राइट टू लिबर्टी, उसके अलावा राइट टू जो प्रॉपर्टी है और इनवायलेबिलिटी ऑफ द पर्सन, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन, ये वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके अलावा ऑल सिटीजन्स वर इक्वल बिफोर लॉ, ये बात भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेचर, यानी कि वोटिंग की राइट्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर मतलब दी गई थी। नो वन वाज टू बी अरेस्टेड विदाउट जुडिशियल आर्डर, यानी कि जो हमने ऊपर बात की थी कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट जो है या इस तरह की जो चीज़ें थी तो वो भी वहाँ पर मतलब कि उसके लिए भी जो है प्रोटेक्शन थी यहाँ पर। उसके अलावा कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, ये चीज़ें भी जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। उसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज गिवन स्टेटस ऑफ इनवायलेबल राइट्स, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसकी भी मतलब यहाँ पर बात थी। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास आ जाता है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इट वाज अ माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद बोल्शिक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन जो है इन 1917, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था क्या, सोशियो इकनॉमिक डायमेंशन टू ह्यूमन राइट, जहाँ पर इन्होंने जो कुछ पॉजिटिव राइट्स जो है इकनॉमिक और सोशल वेलबींग के रिलेटेड उनकी बात की थी इन एडिशन टू, यानी सिविल पॉलिटिकल राइट्स तो थी, उसके अलावा जो सोशल और इकनॉमिक राइट्स थी। हमने ऑलरेडी जो है 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। सेकंड कैटेगरी हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि जहाँ पर हमने जो है सोशल इकनॉमिक राइट्स की बात की थी, जहाँ राइट टू वर्क और एजुकेशन वगैरह वो चीज़ें आ जाती थी। उसके अलावा कहता है कि उसके बाद यहाँ पर जो जेनेवा कन्वेंशंस हुई थी, उसके अलावा जो हैग कन्वेंशन हुई थी, तो वहाँ पर भी कहता है कि जो कंसर्न था ह्यूमन राइट्स को लेकर के, तो वहाँ पर भी जो है उन चीज़ों की बात की गई थी। और यहाँ पर कहता है कि पोजिंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो इन्हीं कन्वेंशंस जो है उसके बाद यानी कि जो फाउंडेशन है मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है इनकी रखी गई थी। और उसके बाद कहता है कि लीग ऑफ नेशंस जो बनी थी, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है बनी थी लीग ऑफ नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कहता है कि इट वाज मैंडेटरी टू सुपरवाइज द इन्फोर्समेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट्स ट्रीटीज़, कि उस टाइम जो माइनॉरिटीज़ की जो हकूक़ हैं ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी उनको देखने के लिए जो है इसको बनाया गया था। तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन में एक इसका भी रोल आ जाएगा। देन ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 के अंदर फाउंड किया था। लेटर जो है कहता है कि ये एजेंसी बन गई थी यूनाइटेड नेशन की बाद में, जब यूनाइटेड नेशन जो है ये तो 1945 जो वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी उसके बाद जाके बनी थी, हम आगे देखेंगे। बट कहता है कि इसमें भी क्या था, ILO इसने भी इस्टेब्लिश किया था कुछ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू वर्कर्स राइट, जो लेबर थी यानी उनके भी कुछ हकूक़ हैं वर्कर्स राइट, तो उनके बारे में यहाँ पर जो है बात की गई थी। तो ये भी एक हमारे पास एवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। देन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। कहता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो 19th सेंचुरी में इमर्ज की थी, तो वहाँ पर जो है इनमें जो है जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करने के लिए जो है एम किया गया था। और लेटर यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी गई है कि कांग्रेस ऑफ वीना 1815, उन्होंने कहता है कि ट्राई किया था कि टू प्रमोट द एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेव ट्रेड, जो स्लेव्स की ट्रेडिंग होती है तो उसको एबॉलिश करने के लिए कहता है इन्होंने प्रमोट किया था। और उसके बाद जो है ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई थी, यानी कि जो स्लेवरी वाला सिस्टम है ट्रेडिंग का, अचीव्ड बाय द ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑफ 1890 के अंदर। तो इस तरह और भी अलग अलग जो है तरह से जो है वो कोशिशें की गई थी फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। उसके अलावा जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वगैरह बना था, तो वही यहाँ पर भी उन्हीं की बातें हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन जो है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है विद ट्रीटीज़ डेटिंग बैक टू 19th सेंचुरी, यानी वहाँ से 19th सेंचुरी जो है तब से जो है कुछ ट्रीटीज़ वगैरह हुई जहाँ पर रेगुलेट किया गया कि कंडक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ वॉन्डेड सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वार, तो इनकी बातें की गई। तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड नेशंस का, ये 1945 में जो इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था फंडामेंटल राइट्स की एवोल्यूशन के अंदर, जहाँ पर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई थी ह्यूमन राइट्स को, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को जो है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसी डे को जो है वो 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो थोड़ा हमें अलग से दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, तो उसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। तो UDHR दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी हमने ऑलरेडी बात की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कब, 1948 को इसको किया था, और यहाँ पर 30 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात जो है वो की गई है। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कहा था कि जब हम कैटेगरीज पढ़ रहे थे ह्यूमन राइट्स की, कि 30 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, और वहाँ पर है कि हर एक ह्यूमन बींग जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन जो है वो उसको ये सभी राइट्स मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम कहें ये ड्राफ्ट किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशन कमेटी जो है जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स अराउंड दी वर्ल्ड थे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। उसका चेयरमैन कौन था, तो उनके चेयरमैन जो है वो थे एलेनोर रोजवेल्ट, ये है रशिया के थे। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, रोजवेल्ट जो है वहाँ पर जो है क्या थे, चेयरमैन थे, जो ड्राफ्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद यहाँ पर ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि 21 मई 1948 को क्या हुआ कि कमेटी ने सबमिट किया था, क्या सबमिटेड टू द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रीड्राफ्टेड टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस डेट को यानी जो है उन्होंने क्या किया था कि सबमिट किया था जो उनका पूरा वो रिपोर्ट था, जिसको इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो दिया गया था टाइटल, एंड द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये दो चीज़ें हैं, यही जो है आगे चल कर इन दोनों को मिला करके इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बनाया गया था। तो बस आप इसमें सिर्फ इतना याद रखें कि इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्लस इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन दोनों ड्राफ्ट्स को मिला करके जो है लेटर ऑन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स जो है वो बनाया गया था। और कहता है कि ये जो पूरा ड्राफ्ट था, रीड्राफ्टेड डिक्लेरेशन, इसको एग्ज़ामिन किया एंड थर्ड सेशन जेनेवा के अंदर हुआ था। ये डेट वगैरह है ये इतना ज़रूरी नहीं है, जिसको जेनेवा टेक्स्ट भी कहा जाता है। तो देन इसको कहता है कि मेंबर स्टेट्स को दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था अगर कोई भी अमेंडमेंट हो तो वो प्रपोज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेटर ऑन जो है इसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह एंड देन किया गया था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये लाइन बस इसलिए है कि ये आप सिर्फ याद रखें कि इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कन्वेंट, इनको मिला करके बाद में इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसको अडॉप्ट किया गया था एज रेजोल्यूशन 217। तो ये रेजोल्यूशन का नाम है, ये बस आप याद रखें, जो कि इनका थर्ड सेशन था, और डेट हम ऑलरेडी भी ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं कि जो है 10 दिसंबर 1948 थी। और ये कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस के अंदर हुआ था। ये जगह का नाम है प्लेस डे चैलियट, पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है। तो ये आप याद रखें कि पेरिस में था। तो उसके अलावा यहाँ पर है कि उस टाइम के अगर हम बात करें तो 58 मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशन के एट दैट टाइम, जिसमें से 48 ने फेवर में वोट दिया था, और 8 जो है उन्होंने वोट देने से जो है एब्सटेन किया था, यानी उन्होंने वोटिंग की ही नहीं थी, और किसी ने भी अगेंस्ट वोट नहीं किया, और 2 जो है दे डिड नॉट वोट एट ऑल। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इसको 500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है। उसके अलावा कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फार्मूलेशन ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे हमने यहाँ पर ये जो बात की थी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की, इन दोनों को मिला करके लाया गया था। और यहाँ पर कहता है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1966 एंड केम इनटू फोर्स इन 1976 है। ये दिस इज़ 1976। तो ये जो है यहाँ पर आप ये वाली डेट जो है इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कब जो है वो फोर्स में आया था। उसके अलावा कहता है कि इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ह्यूमन जो राइट्स की डिक्लेरेशन है इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद कुछ ये फीचर्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, जैसे ये यूनिवर्सल है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यानी कि जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं ये उन सबको अप्लाई करता है रिगार्डलेस ऑफ एनी, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके बगैर। उसके अलावा डिक्लेरेटरी डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि इट एक्सप्रेसेस द कॉमन वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्व द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल नोशन। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है,
यहाँ पर क्योंकि वाइड रेंज ऑफ जो राइट्स हैं उनको कवर किया गया है तो इसलिए कम्प्रिहेंसिव है। उसके अलावा डायनामिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसको डायनामिक मीन्स चेंजिंग जैसे हम बोल सकते हैं। तो कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन एंड कैन इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम, यानी कि टाइम के साथ इसके अंदर इवॉल्व यानी चेंजिंग आ सकती है, इसीलिए डायनेमिक है। और सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब कि ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है बेसिस एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिज्म। जैसे कि इसमें ये हम ऑलरेडी बात ऊपर कर चुके हैं इंटरनेशनल कन्वेंट, और क्योंकि ये ऑलरेडी एक हमने पहले जो है एक लेक्चर जो है वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट था वहाँ पर शायद जो है हमने बात की थी, तो वहाँ पर भी इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा से मैंने इनको जो है यहाँ पर बात नहीं की है। यहाँ पर जो मेन है वो बस आप ये वाला जो पार्ट है इसी को देखें, बाकी ये जो है ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। और की फीचर्स जैसे नॉन बाइंडिंग है, ये बस आप याद रखें कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इट इज़ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन, मतलब कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो लीगली हम जो है इसको इन्फोर्स करने की अगर बात करें तो वो प्रोविजंस यहाँ पर नहीं है। हालांकि कहता है कि ये एक पावरफुल मॉरल और इथिकल फ्रेमवर्क है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। और यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि ऑलरेडी भी कि जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर अकाउंटेबल फॉर द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद यहाँ पर देखें हम तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक तो इसका प्रियम्बल आ जाएगा और उसके अलावा 30 आर्टिकल्स। तो UDHR इज़ डिवाइडेड, एक प्रियम्बल है, 30 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, और जो बेसिक राइट्स हैं वो यहाँ पर जो है इसके अंदर हैं। यहाँ पर कुछ मेन आर्टिकल्स हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 1 से लेके जो 7 तक है उनके बीच में इन चीज़ों की बात की गई है कि जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं क्योंकि उनकी डिग्निटी राइट्स की बात की गई है इक्वालिटी की, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आर्टिकल जैसे 3 है तो वहाँ पर राइट टू लाइफ लिबर्टी और सिक्योरिटी वो आर्टिकल 3 में आएगा। उसके अलावा आर्टिकल 18 जो है फ्रीडम ऑफ थाट एक्सप्रेशन और रिलीजन की बात है। इसी तरह से 19 जो है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19 में है। राइट टू वर्क वगैरह जो है 23, राइट टू एजुकेशन 26 में है, और ये 25, यानी ये 30 राइट्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है वो देख सकते हैं 30 राइट्स जो है अलग से, बट उतना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। जो मेन है वो यहाँ पर दिया गया है, बट इतना जो है पूछेंगे नहीं। जो क्वेश्चन है वो मेनली आपको यहाँ से ही बनेगा, जो ये वाला पार्ट है मेनली यहीं से ही जो है वो क्वेश्चन आपके इसमें बनने के ज़्यादा जो है चांसेस हैं। तो बाकी जो है MCQs जब हम लाएंगे तो वहाँ पर और कुछ चीज़ें जो है वो भी हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमन राइट्स में ये हमने देखा था, ये आप थोड़ा देख लें इनके जो फीचर्स हैं। उसके बाद ये 3 कैटेगरीज़ आती हैं, इनको आप देख लें, ये 3 कैटेगरीज़ थी। उसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है इसमें बस कौन से राइट जो है आ रहे हैं, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया यहाँ तो उतना है नहीं है। देन एवोल्यूशन जो है वहाँ पर ये वाला पार्ट जो है मैग्ना कार्टा डेट वगैरह, उसके अलावा बिल ऑफ राइट्स का थोड़ा हो गया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये थोड़ा आप देख लें, वो उसमें वो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी लास्ट में हमने कहा ये वाला जो पार्ट है वो आप देख लें, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ओके, सो दैट इज़ ऑल।